हेलो दोस्तों, सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल। और आज हम बात करेंगे सीटेट के एग्ज़ाम की। ठीक है, किसकी? सीटेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें हम 2023 का जो पेपर हुआ था, ठीक है, जुलाई 2023 का जो पेपर हुआ था उसको मतलब उसका मैथ का पेपर हम सोल्व करेंगे। और यहाँ आप लोग जितने लोग भी लाइव से जुड़े हुए हैं सब लोग क्या एक बार या जो हमारी वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग क्या चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और बेल आइकन को भी दबाएंगे। उन लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल हमारा यूट्यूब चैनल है जो क्या मैथ में थोड़े कमज़ोर हैं। ठीक है, जो क्या बच्चे मैथ में थोड़े से कमज़ोर हैं उनके लिए तो बहुत ही हेल्पफुल हमारा यूट्यूब चैनल होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हम 2023 का मैथ का पेपर को सोल्व करेंगे। ठीक है, अभी जो है ज़्यादा दिन बचे नहीं है, 15 दिन बचे हैं अपने एग्जाम के। ठीक है, तो इन सब चीज़ों में मतलब जो जितने दिन बचे हैं इन सब में क्या हम PYQ, ठीक है, PYQ के मैथ के सारे पेपर सोल्व करेंगे। ठीक है, चलिए जैसे 2000 ये देखो पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा। ठीक है, पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने ये रहा कि पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित समूह में किसमें सभी त्रिआयामी आकृतियां हैं। ठीक है, ये बताना त्रिआयामी आकृतियां हैं। त्रिआयामी का मतलब होता है जैसे मैंने आप लोग को दिखाया है कि जैसे मान लो ये हमारा क्या है, घन है। ठीक है, घन है, ये इस तरह के और भी घनाभ हैं। ये जैसे मान लो ये है हमारा, ठीक है, ये हमारा क्या है, ये हमारा इसको वृत्त बोलेंगे। क्या बोलेंगे? वृत्त बोलेंगे। ठीक है, ऐसे ही हमारा जो है इस तरह वाली जो बनी हुई होती है इसको हम स्फीयर बोलेंगे, यानी कि जो गेंद होती है उसको स्फेरिकल बोलते हैं। और इसको क्या बोलते हैं हम इंग्लिश में? सर्किल बोलते हैं, इसको क्यूबॉइड बोलते हैं। और इस तरह की क्या है, एक घन भी होता है। ठीक है, घन की सारी भुजाएं कैसी होती हैं? आपस में बराबर होती है, लेकिन क्यूबॉइड की थोड़ी सी आगे पीछे बड़ी हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह क्या है, हमें त्रिआयामी बताना है। तो हमें क्या बताना है? 3D बतानी है। अब 3D में क्या है, मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ ये क्या है, हमारा जो सर्किल होता है ये होता है 2D। क्या होता है? 2D। और जो स्फीयर होता है वो होता है हमारा 3D। तो हमें 3D बताना है। तो 3D में देखो, हम मैंने अभी बताया स्फीयर मतलब गोला। ठीक है, स्फीयर मतलब है गोला। ठीक है, स्फीयर मतलब गोला। तो जो गोले से देखो, एक गोला ये रहा। ठीक है, अब और कहीं पे गोला नहीं है। मतलब हम ये दिखाना चाहते हैं कि हम कैसे चेक करेंगे कि हाँ ये त्रिआयामी या 3D वाली जो आकृति है ये नहीं है। कैसे पता करेंगे? मैंने बताया वृत्त। वृत्त क्या हमारा 2D है। अब देखो इसमें अर्धवृत्त है। ठीक है, इसमें भी वृत्त आ गया, इसमें भी वृत्त आ गया। तो जब ये तीनों में क्या है, वृत्त आ गया, तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये सारी जो आकृति ग्रुप किसकी है? 2D की है। तो इस हिसाब से जो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर क्या है? ए बिल्कुल सही आंसर होगा। मैं आप लोगों को दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप लोग हमारे चैनल पर जुड़े रहें और आप लोगों के लिए मैथ के लिए बहुत ही हेल्पफुल मैथ के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल चैनल होने वाला है। सीटेट, यूपीटेट और जितने भी टीचिंग एग्जाम होंगे उस सभी में क्या है, मैथ को हम अच्छे तरीके से कवर करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसे पूछा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखो ध्यान से, यदि एक समांतर चतुर्भुज के सभी कोण बराबर हैं तो उनमें एक आयत बन जाता है। क्या उसमें आयत बन सकता है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बन सकता है। पूछा गया नहीं है। यदि एक पतंग के सम्मुख कोण बराबर हों तो वह आयत बन सकती है। भाई देखो, पहली बात तो आप लोग को मैं बता देता हूं कि अगर कोई पतंग होती है तो वो पतंग क्या है, पतंग का क्या सिस्टम होता है, रुको, पतंग का क्या सिस्टम है, वो ऐसे बनती है वो। ठीक है, तो आमने सामने वाली भुजा, ये कोण जो आपस में आमने सामने वाले बराबर तो होंगे नहीं, जब तो पतंग कहलाएगी। नहीं तो फिर उसको क्या पतंग थोड़ी ना कहेंगे। ठीक है, तो पतंग का क्या, आमने सामने की जो कोण बराबर होते नहीं है। अब जब कोण बराबर होते नहीं है तो इसका मतलब आयत नहीं बन सकता। यदि आयत की सभी भुजाएं बराबर है तो वर्ग बनेगा। बिल्कुल ठीक बात है, ये बात भी ठीक है, ये भी ठीक है। यदि एक समांतर सॉरी यदि एक समचतुर्भुज के सभी कोण क्या हैं, सभी कोण बराबर हैं, बराबर हों तो वह वर्ग बनेगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस हिसाब से जो है इस पर पूछा गया है कौन सा सत्य नहीं है, तो इस हिसाब से जो है इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी है। तो ये क्या है, बिल्कुल भी सही नहीं। ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे। बहुत मतलब आसान सा क्वेश्चन दिया है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कुछ एक साइड में जो ग्रुप ब्लड ग्रुप दिए हुए, दूसरी तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट दिए कि वो ग्रुप क्या है। जैसे मान लो ए ग्रुप का 9 बच्चे हैं, बी ग्रुप के 6 बच्चे हैं, ओ ग्रुप के 12 बच्चे हैं और ए बी ग्रुप के कितने 3 हैं। कुल कितने हैं, 30 बच्चे हैं। सबसे अधिक और सबसे कम पाए जाने वाले रक्त ग्रुपों का अनुपात पूछा है। तो मैं आप लोग बता देता हूं कि सबसे ज्यादा क्या है, सबसे ज्यादा और सबसे कम। ठीक है,
सबसे ज्यादा और सबसे कम। तो सबसे ज्यादा में क्या है भाई, सबसे ज्यादा में क्या ओ ग्रुप के हैं, कितने हैं 12, ठीक है। सबसे कम कौन से ग्रुप में है, सबसे कम है बी ग्रुप में है, तो बी ग्रुप में कितने हैं भैया, नहीं सॉरी ए बी ग्रुप में है, किसमें है ए बी ग्रुप में, तो ए बी ग्रुप में कितने 3 है, तो यहाँ जाएगा 3। पूछा क्या अनुपात पूछा है, तो भैया 3 कम 3 और 3 चौक 12, तो अनुपात कितना जाएगा 4:1 आ गया, तो इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इतना आसान क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन था ये तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे, अगले क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस तरह के सवालों में क्या होगा, देखो मैं यहाँ लिख लेता हूँ इस सवाल को पूरे को, ठीक है। पहले 6, फिर ये कितना हमारे पास 15, ये सीरीज का क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इस तरह के सवालों को समझने के लिए थोड़ा सा हमें रीजनिंग के सवाल हैं। देखो इन दोनों के बीच का अंतर, रुको एक मिनट जरा मैं आप लोग को बताता हूँ। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया भैया, प्लस का 5 हो गया। इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो गया, 9 हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा, ठीक है, इन दोनों के बीच का अंतर कितना होगा ये बताना, ठीक है। अब देखो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है भैया, प्लस का 4, मतलब 4 का अंतर है, तो 9 के और 4 के बीच का कितना हो जाएगा 13, तो इसमें कितना 13 जुड़ेगा। अब जितना इसमें जुड़ेगा, जितना 13 के बाद इसमें भाई इनके बीच में 4 का अंतर है, तो कितना 13 और 4 कितना हो जाएगा 17, तो 17 जुड़ेगा। तो 15 में क्या है, हम 13 जोड़ेंगे, 15 में 13 जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 28, कितना जाएगा 15 में 13 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 28 आ जाएगा। तो ये क्या है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। यहाँ क्या 28 आ जाएगा। अब देखो 28 में 17 जोड़ेंगे भाई, 28 में आगे 17 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 45 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, जो हम जो है 28, ये क्वेश्चन मतलब 28 इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखो इस तरह के सवालों को जरा ध्यान से समझेंगे, ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। हमसे पूछा गया कि कितने वर्ग द्वारा अलग अलग प्रकार के कितने आयत बना सकते हैं। जैसे एक लड़की का नाम है अम्मिनी, इसमें क्या 36 सर्वांगक्षम वर्गों को अलग अलग प्रकार से आयतों में सेट किया गया। कैसे सेट किया गया, ध्यान से देखो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। जैसे मान लो एक ये है, ठीक है, एक ये है, ठीक है, ये वर्ग है, ठीक है, ये वर्ग है मान लो। तो इस तरह ऐसे वर्ग को करते हुए, मतलब जैसे एक तो इधर आ रहा, तो ऐसे करते 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 कितने लगा दिए मैंने, 36 लगा दिए। तो एक तो ये तरीका हो गया 1 गुणा 36, तो ऐसे इसको हम सेट कर देंगे, एक वर्ग बना देंगे, एक तरीका। फिर क्या करेंगे हम, दूसरा तरीका क्या है, ऐसे ये हो गया, ये हो गया, ये क्या हमारा, ये भी एक वर्ग है, ठीक है। फिर अब एक ये भी वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। तो क्या है, ऐसे ऐसे करके हम लगाएंगे, एक वर्ग आयत तो बन ही रहा है भाई, एक बड़ा तो आयत है, मान लो ये वर्ग बन गया और यह भी बन गया, तो ये एक आयत तो बनेगा भाई, इस तरह जो है एक आयत तो बनेगा। तो ऐसे करते 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 हमने कितने कॉलम में लगा दी, 18 कॉलम में, क्योंकि 2 हमारे पास इधर लगेंगे और एक 18। तो एक दूसरा तरीका क्या हो गया कि 2 गुणा 18 से हम जो सोल्व करेंगे तो इस तरीके से हमारे बन जाएगा भाई। एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, तीसरा तरीका क्या, तीन तीन वर्ग को हम ऐसे लगाएंगे, तो इधर की तरफ कितने लगाएंगे, आपकी बार 18 नहीं लगाएंगे, क्योंकि इधर कितने लगाने पड़ेंगे, 12 लगाने पड़ेंगे। ऐसे करके कितनी लाइन लगानी पड़ेंगी, 12 और 3 ये हैं, 12 ये, तो 12 36 हो गया। तो तीसरा तरीका ये हो गया। अब क्या है, 4 इधर लगाएंगे, 4 ऐसे 4 लगाएंगे, फिर ऐसे करके क्या 9 लाइन लगाएंगे, 4 नम 36, तो एक तरीका ये हो गया। अब एक ये कितने के 4 तरीके हो गए। अब हम क्या करेंगे, एक तरीका ये आ जाएगा हमारे पास, 6 ऐसे लगाएंगे और 6 ऐसे लगाएंगे, तो 6 छंग 36 जाएंगे, वो भी क्या है हमारा, वो भी एक तरह से क्या है आयत ही होगा। तो इस तरह से हम देखेंगे, तो इस तरीके से हम क्या है 5 तरीके से उसको क्या है उनको आयत बना लेंगे, ठीक है। कोशिश करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि 100 में एक पूर्ण संख्या जोड़ दी जाती है, फिर वही संख्या 100 में से घटा दी जाती है, तो इस प्रकार प्राप्त दोनों संख्याओं का योग कितना है। ये 2023 में क्वेश्चन पूछा गया भाई साहब, ठीक है, 2023 में जो पेपर आया था, जो हम कर रहे हैं, तो ये वही चल रहे हैं, ठीक है। अब क्या देखो ध्यान से समझेंगे, 100 प्लस का x, ठीक है, 100 प्लस का x, और दोनों में पूछा 100 में से क्या है घटाएंगे, कुछ संख्या घटानी है, दोनों को जोड़ना, तो x से x कैंसिल हो जाएगा, तो बचे कितना 100 प्लस का 100, तो हमारे पास ओवरऑल कितना हो गया 200, इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिंपल सा आंसर, सिंपल सा सवाल था। चलिए इस तरह के सवालों को जरा ध्यान से समझेंगे भाई। देखो विषम पूछा है, क्या है, विषम संख्या पदों का योग पूछा है, तो आप लोग देखो इन दोनों को अगर सोल्व करेंगे हम, मतलब ये आगे विषम और ये सम आगे, फिर ये विषम नंबर पे ये सम नंबर पे आ गया, ये विषम नंबर पर ये सम नंबर पे आ गया। तो देखो 5 में से 5 गया 0, यहाँ कितना है 5 में से 5 गया 0, यहाँ 5 में से 5 0, तो आगे देखो ये हमारा विषम संख्या पे, फिर ये विषम संख्या, ये विषम संख्या, फिर आगे जो विषम संख्या आएगा, तो विषम संख्या पे आएगा तो 5 ही आएगा, कहीं तक भी आएगा तो 5 आएगा, तो हमारा आप एक दूसरे से कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा कितना हमारा 5। विषम संख्याओं का कितना आ गया 5। लेकिन अगर पूछ लिया जाता है कि सम संख्याओं का, तो सम संख्याओं का कितना आता है 0, भाई सम संख्याओं का कितना आएगा 0, क्योंकि 5 यहाँ आएगा और एक कहीं ना कहीं सम संख्या और आएगी, तो इससे कैंसिल करके क्या अब 0 बचेगा, तो उस हिसाब से अगर सम आता तो हमारा 0 हो जाएगा। लेकिन अगर विषम की बात करते हैं, इस हिसाब से जो आंसर है हमारा पहला, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर क्या, बिल्कुल ठीक आंसर है, जिसका क्या 5 आंसर है, ठीक है। चलिए
अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं कि निम्नलिखित में कौन सी व्यवस्था संख्याओं को आरोही क्रम में निरूपित करते हैं। आरोही क्रम में इसको कैसे निरूपित करना, तो आप लोग को ये भी पता होना चाहिए कि आरोही क्रम में कैसे इसको जो है अवरोही क्रम में कैसे करते हैं। अवरोही क्रम का मतलब पहले सीढ़ी पे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे, मतलब ऊपर से अगर नीचे आएंगे तो अवरोही है और नीचे से ऊपर जाएंगे तो हमारा आरोही होता है। ठीक है, नीचे से ऊपर जाते हैं तो आरोही और ये क्या हमारा अवरोही होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम चीज़ों को देखेंगे। तो सबसे पहले देखो भाई, ये तो कैंसिल हो गया भाई, ये तो कैंसिल हो गया क्योंकि इसमें तो ये बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे बड़ा ये हो गया। अब देखो अब सबसे बड़ा यहाँ तक तो थे, अब हम इस वाली कॉलम को देखेंगे। देखो ये हो गया 0.5 और ये 5, तो इसका मतलब ये वाला गेम से खत्म, तो ये आ जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में बताना, देखो ये हमारा 0.5 और ये 5 है, तो ये बड़ा हो गया भाई, तो इस वाले से तो ये बड़ा हो गया, तो ये गलत हो गया, तो हमें बड़े से छोटा लेना ना, तो बड़े से छोटा लेंगे तो ये स्क्रीन बिल्कुल ठीक चल रहा है। ठीक है, नहीं रुको एक मिनट यार, इसमें गड़बड़ हो गई। हाँ देखो एक मिनट जरा इसको ध्यान से, 10.5 ये 5 हो गया, ये भी 5 है, तो 0.5, तो इसमें क्या 0.55 है और इसमें क्या 0.05 है, तो इसमें ये वाला बड़ा हो गया ना। अब फिर इसमें क्या 1.005 आ गया, तो इसमें ये आ गया, फिर 0.5 इससे छोटा ये आ गया और ये 0. हाँ ठीक है, ये सही है, ऑप्शन नंबर क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए अब देखो जरा ध्यान से, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित से कौन सी 36 30 का एक गुणनखंड नहीं है। तो सिंपल तरीका है भाई, इस तरह के सवाल को करने के लिए सिर्फ एक ही तरीका है, अगर ऐसा सवाल आता है और ऑप्शन भी छोटे, पहले इससे से डिवाइड कर लो भाई, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 11 तिया 33 और फिर 11 तिया 33 और ये आ जाएगा। ठीक है, 11 तिया 33 और 11 तिया 33, ये इतना जाएगा। ठीक है, तो ये तो 11 से हो गया, इसका मतलब 11 से डिवाइड है, 3 से करेंगे 3 कम 3 3 दूनी 6 3 कम 3, ये ठीक है। 5 से कर लेंगे तो क्या 5 से हो जाएगा, 5 से करेंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 और बचा 1 और 5 दूनी 10 और 5 30। ठीक है, हाँ इससे हो जाएगा, लेकिन पूछा क्या था भाई कौन सा गुणनखंड नहीं है, तो एक अकेला बचा 9, तो 9 इसका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि 9 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 9 इसका करेक्ट आंसर है। मैं आप लोगों को पहले ही बता देता हूँ, आप लोग एक क्या है, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 99 17 93 54 64, तो इस व्हाट्सअप नंबर पे क्या है, आप लोग एक SMS करेंगे और आप लोग क्या है मटेरियल जितना भी आप लोग को ग्रुप पे, व्हाट्सअप ग्रुप पे आप लोग को पूरा कंप्लीट मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ बहुत सारे बच्चे ऐड, काफ़ी मतलब पहले से ही ऐड है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 जरा ध्यान से समझेंगे। 100 लाख को निम्नलिखित रूप में, ये तो सिंपल है यार, मतलब अगर 100 लाख है हमारे पास, ठीक है, अगर 100 लाख है तो उसको क्या कहेंगे भैया, 1 ही करोड़ कहेंगे। क्या कहेंगे भाई, अगर 100 लाख है हमारे पास तो 1 करोड़ कहेंगे, अगर हमारे पास 100,000 है तो उसको क्या 1 लाख कहते हैं हम। ठीक है, 1 लाख कहते हैं, तो भैया ये सिंपल है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल है, तो ये क्या है, इसका 1 करोड़ आंसर है, ऑप्शन नंबर कौन सा डी बिल्कुल करेक्ट है, ये तो सिंपल आंसर है। ठीक है, सीटेट में बहुत सारे क्वेश्चन क्या बहुत अच्छे तरीके से सिंपल तरीके से हमें मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यह है, दिक्कत आती है मैथ पेडागोजी में। ठीक है, प्रिय दर्शनी में इतने बादाम मतलब इतने बादाम, इतने ग्राम किशमिश और इतने ग्राम काजू को मिला दिया है, इस मिश्रण के मिला दिया गया है, इस मिश्रण के बराबर 3 दर्जन पैकेट बना लिए हैं, तो प्रत्येक पैकेट का भार याद करना है। ठीक है, सिंपल है, इसको क्या करेंगे हम, ग्राम में आंसर दिया तो ग्राम में बदल लेंगे। पहले देखो हमारे पास ये क्या है, 4.8 किलोग्राम है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम में कितने होते हैं ग्राम, 1000 होते हैं, तो इसको अगर हम गुणा करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा भाई, 3 जीरो लगेंगे, 0.1 के बाद बढ़ेगा, तो हमारे पास कितना आ गया 4800, तो ये क्या 4800 ग्राम आ गया। ठीक है, किशमिश कितनी हमारे पास 2500 पहले से, तो हम डायरेक्ट 2500 ही लिखेंगे। हमारे पास क्या इतने किलोग्राम है, इतने ग्राम को हम ग्राम में बदलेंगे तो हमारा 3500 आ जाएगा। अब इन्हें जोड़ लेंगे, 0 0 और 8, 5 और 5 8 ही, 5 और 5 10 और 18 यहाँ से लगा 1 और 4 और 2 6 और 1 7 और 3 10, ये आ गया। तो हमारे पास जोड़ने के बाद आया 10,800 आ गया, लेकिन पूछा क्या बराबर बराबर 3 दर्जन। देखो भाई यहाँ जो है एक, आप लोग को ये चीज़ें याद रखनी है कि यहाँ जो कहा गया, ये वाला जो कहा गया है 3 दर्जन, ये 3 दर्जन याद रखना कि 1 दर्जन में होते हैं 12, तो 3 में कितना जाएगा 12 या 36 हो गया। तो भाई साहब 36 से हम इसे भाग करनी पड़ेगी, 36 से जब हम इसे भाग करेंगे तो 36 से जैसे ही हम इसे भाग करेंगे तो 36 तिया 108, कितना जाएगा 36 तिया 108, तो भैया ये 2 जीरो यहाँ लगा देंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, ये आ गया 300 ग्राम। ठीक है, कितना आ गया 300 ग्राम आ गया। अब देखो ये जोड़ना, हासिल लगाना, ये गुणा करना, ये सब मैं क्यों करता हूँ, ये इसलिए करता हूँ क्योंकि जो बच्चे मैथ में कमजोर हैं उनको पूरी पारदर्शी ट्रांसपेरेंटी से मैं आप लोग को बताऊं कि हाँ गुणा भाग इस तरह करते हैं और आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जरा ध्यान से समझेंगे कि एक वर्ग की भुजा, मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे मान लो रुको, एक वर्ग ये है, ठीक है, और एक वर्ग हमारे पास ये है, ठीक है। इसमें कहा कि एक वर्ग की भुजा 5 सेंटीमीटर, कितनी है? 5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसका हम क्या निकालेंगे? इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए भुजा स्क्वायर करना पड़ता है। तो इसका जो क्षेत्रफल निकालेंगे तो 5 स्क्वायर करेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आएगा हमारे पास? 25 आ गया। इन्होंने कहा कि इस वर्ग की भुजा दुगनी कर दो, कितनी करो? दुगनी। तो 5 से कितनी कर दी हमने? 10 कर दी। तो 10 का स्क्वायर करना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना जाएगा? 10 स्क्वायर कितना जाएगा? 100 आ गया। अब इन्होंने पूछा कि नया क्षेत्रफल कितने गुना बढ़ गया। तो जो नया क्षेत्रफल आया है वो पहले वाले से कितना गुना बढ़ गया? तो ये 25 था, अभी कितना हो गया? 100। तो 25 की 4 से गुना करेंगे तो 25 चौका 100, तो कितने गुना बढ़ गया? 4 गुना। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर कितना है इसका? पहला इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सिंपल से सवाल है तो। चलिए आगे देखो जरा ध्यान से। ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि बढ़ते हुए क्रम में भिन्नों के समूह का चयन कीजिए। मतलब आपको बताना कि पहले कौन सी, पहले छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये भिन्नों के बारे में थोड़ा सा बताना है कि आप लोगों को पहले छोटी बड़ी क्रम बताना है। क्या बताना? क्रम बताना। तो क्रम बताने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? ठीक है, मैं आप लोगों को ध्यान से समझाता हूँ। एक ये बनाएंगे, एक ये बनाएंगे और एक ये बनाएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है, 1/2 है, तो मान लो 1/2 से क्या हमने आधा कर दिया। फिर है 1/4 है, कहीं पे 1/4 हमने ये वाला कर दिया। कहीं पे क्या 1/3 है, तो हमने क्या ऐसे और ऐसे और ये वाला कर दिया। अब सोचो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा आएगा? भाई सबसे छोटा तो ये आएगा, मतलब 1/3 मतलब ये वाला पोर्शन है भाई। 1/3 जो वो कौन सा, ये वाला पोर्शन बचेगा अकेला भाई, यही तो बचेगा, ठीक है। अब जब ये हो गया, अब इससे ज्यादा बड़ा पोर्शन तो ये बचेगा, और सबसे ज्यादा बड़ा हो गया ये। तो इसका मतलब ये तो हो गया 1/2 और ये हो गया 1/4 और ये हो गया 1/3। तो सबसे छोटा है 1/4 हो गया। तो सबसे छोटा कौन सा? 1/4। उससे बड़ा कितना हो गया? 1/3। इससे बड़ा कितना हो गया? 1/2। तो सिंपल देखो भाई 1/4 बटे बराबर कहाँ है? तो इस हिसाब से सही आंसर कितना है? ऑप्शन नंबर कौन सा? बी बिल्कुल ठीक आंसर है। आप लोग समझ रहे हो ना? देखो भाई ये मतलब 4 हिस्सों में से एक है, ये 3 हिस्सों में से अकेला है, तो इस वाले से तो बड़ा ही हो गया। अब ये बड़ा 2 हिस्सों में से अकेला ये है, ठीक है, तो ये बड़ा हो गया। इस तरह से भी कर सकते हैं हम, बिल्कुल ठीक है, आसान तरीका। लेकिन हम क्या करेंगे, 1/2 को हम 0.25 लिख सकते हैं, इसको हम 0.33 लिख सकते हैं, इसको हम क्या 0.5 लिख सकते हैं। तो ये देखो पहले ये छोटा, फिर इससे बड़ा ये, फिर इससे बड़ा ये, तो इस तरह से क्रम से भी हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जरा ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा घुमाने वाला भी होते हैं इस तरह से सवाल, तो आप लोगों को ध्यान से समझेंगे। ये व्यावहारिक जो मैथ होता है उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे। संगीता एक साबुन खरीदना चाहती है जिसका मूल्य 10 रुपए है। मतलब संगीता के पास क्या है, संगीता को क्या है, एक साबुन खरीदनी है, उस साबुन की कीमत कितनी है? 10 रुपए है, ठीक है। उसके पास एक 5 रुपए का सिक्का है, कितना? 5 रुपए का सिक्का, ये याद रखना है, ठीक है। और दो दो 1-1 रुपए के सिक्के हैं, मतलब ऐसे ऐसे दो हैं, उसके पास 1 रुपया और 1 रुपया, ठीक है, ये 1 रुपया और ये भी 1 रुपया, ठीक है। और 5 50 पैसों के सिक्के हैं, मतलब 5 1 2 3 4 5, तो कितना हो गया? ये हो गया 50 पैसे, ये भी 50 पैसे, ये भी 50 पैसे, ये भी 50 पैसे और ये भी 50 पैसे, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि उसे साबुन खरीदने के लिए, अच्छा उसे साबुन खरीदने के लिए और कितनी धनराशि की जरूरत है। मतलब अभी 100 रुपए की है, 10 रुपए की साबुन है, लेकिन उसके पास कितने रुपए? ये रुपए हैं, इतने रुपए, ठीक है। अब हमें हिसाब लगाना ये कितने रुपए हो गए। देखो 5 रुपए ये हो गए, ठीक है, 1-1 रुपए के ये सिक्के के 5 और 2 कितने हो गए? 7 रुपए, तो हमारे पास ये हो गए। अब देखो 50 पैसे 1 रुपया ये हो गया, 50 पैसे 50 रुपए 1 रुपया ये हो गया, ठीक है। 7 ये हो गए, 8 और 9 2 रुपये हो गए, तो 9 रुपये हो गए और 50 पैसे ये। तो हमारे पास उस लड़की के पास है 9.5 रुपए। कितने रुपए हैं? 9.5 रुपए मौजूद हैं। लेकिन उसको 10 रुपए की साबुन लेनी, तो उसको कितने रुपए की और जरूरत है? उसको है 50 पैसे की जरूरत और है, यानी कि सी इसका राइट आंसर है कि उसे जो है 0.5 यानी कि 0.5 रुपए की और जरूरत है, जिससे कि 10 रुपए की साबुन वो दुकान पे से ले जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन है सब, आप लोग बेफिक्र हो, ऐसे आसान तरीके से सवाल करा दूंगा जो बेफिक्र होकर आप लोग क्लियर करते रहेंगे। रूबीना के कार में इतने बजे अपनी यात्रा शुरू की है और उसने क्या इतने रुपए मतलब इतने बजे समाप्त कर दी। पहले तो याद पता होना चाहिए कि भैया देखो ये 16 बजे का मतलब 4:50, ठीक है, इसको वैसे बदले, और ये कितना हो गया 9:15 हो गई। तो देखो भाई 10 मिनट तो ये हो गई, मतलब 10 मिनट तो ये बच गई,
10 मिनट ये बज गई, तो अब 10 मिनट के मतलब 5 बज गए। अब 5 बजे से और ये 4 बजे तक, तो इन दोनों के बीच का कितना टाइम हो गया, 4 घंटे 15 मिनट का। लेकिन पूछा यात्रा पूरा करने में कितना समय लगा, तो 5 बजे से लेके 9:15 बजे तक तो कितने घंटे लग गए, 4 घंटे 15 मिनट लग चुके। लेकिन 10 मिनट ये भी तो बच्ची शुरू की, तो 4 घंटे 15 मिनट ये हो गई, 10 इसमें जोड़ लेंगे तो हमारे पास कितना जगह, 4 घंटे 25 मिनट। पूरा समय कितना लगा, 4 घंटे 25 मिनट। तो जो केस में सही आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान से समझेंगे। अब देखो ये मैथ पेडागोजी शुरू हो गई है और यहां से आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब ये जो सीटेट क्वालिफाई करने की चीजें हैं ये है, इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं, लॉजिकली सवाल आते हैं सारे। बच्चों में गणितीय अभिरुचि को विकसित करने के लिए एक अध्यापिका निम्नलिखित गतिविधि अपनी कक्षा में करवाती है, उनमें से वह चुनिए जो उसके उद्देश्य को पूरा करने में प्रभावी नहीं है। बस क्वेश्चन मैं आप लोगों को ये बता देता हूं कि आप लोगों को ये ध्यान रखना कि कौन से सवाल में पूछा गया नहीं है, कौन से पूछा गया है। सबसे ज्यादा बच्चे गलती इसमें करते हैं, नहीं है। तो उन्होंने अपनी कक्षा में एक गणितीय कोना बनाया जहां पर विद्यार्थी विभिन्न गणितीय गतिविधियां कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि गलत पूछा गया। वह हमेशा उस विद्यार्थी की प्रशंसा करती है जो कक्षा में सत्रांत मतलब सत्र के अंत में परीक्षा में सबसे अधिक अंक प्राप्त करता है, करती है। तो ये गलत बात है। वह बच्चों को भारतीय गणितज्ञों और उनके योगदान के वीडियो दिखाती है, ये भी सही बात है। वह कक्षा में गणितीय पहेली और जादू वर्ग हल करने के लिए मतलब मौज मस्ती जिससे कि गणित में रुचि हो जाए, वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन पूछा गया कौन सा प्रभावी तरीका सही नहीं है, तो ये क्या है इसका ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि अगर एक बच्चे की प्रशंसा करेंगे तो दूसरे बच्चों के दिमाग में गलत चीजें जाएंगी और गणित की अभिरुचि के हिसाब से ये जो पॉइंट है वो बिल्कुल गलत है। लेकिन पूछा गया था नहीं है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर क्या है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्योंकि किसी भी भाषा में या किसी भी कक्षा में अगर एक बच्चे की ही तुम तारीफ करते रहते हो तो वो दिक्कत करती है, क्योंकि दूसरे बच्चों को और भी ज्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, आगे है, चलिए निम्नलिखित में से कौन सा है, कौन से कथन गणित की प्रकृति के बारे में सबसे उपयुक्त है। पहला, यह बच्चों को सृजनात्मक बनाने में सहायता करती है, बिल्कुल ठीक बात है, गणित करता ही है सृजनात्मक क्रिएटिविटी। यह बच्चों की कल्पना को पोषित करने में सहायता करता है, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। यह निगमनात्मक विवेचन यानी कि तर्क पर आधारित है, ये बात भी बिल्कुल सही है। यह हमेशा अभिसारी नहीं, ये बात गलत है। तो इस हिसाब से क्या 1 2 3 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल ठीक आंसर है। 1 2 3 तीनों पॉइंट बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभिसारी वाला नहीं है। ठीक है, तो आप लोग को ये याद रखना है। तो तीनों जो पॉइंट है वो बिल्कुल ठीक है, गणित की प्रकृति के बारे में उपयुक्त है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर। भाई सारे के सारे सवाल आप लोग जो है इंपॉर्टेंट है। यहाँ इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या कुछ लोगों ने क्या भास्कर बताया है, लेकिन इसमें जो सही आंसर है वो है आर्यभट्ट है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या है, बी है। लेकिन किसी किसी किताबों में क्या भास्कर भी मिलता है। सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल आया, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, जो जिसके याद है वो ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं। भाई गणितीय खगोलीय विज्ञान के क्षेत्र में प्रयोग किया, गणित के साथ साथ खगोलीय विज्ञान में भी जिन्होंने योगदान दिया वो क्या है, ऑप्शन नंबर क्या है, बी है, आर्यभट्ट। ठीक है, कहीं कहीं पे भास्कर लिखा हुआ तो वो गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण स्वयं कर रहे हैं। निम्नलिखित में कौन सी परिस्थिति यह दर्शाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं, यानी बच्चे अपने ज्ञान का स्वयं निर्माण कर रहे हैं। इन चारों में से ये ऑप्शन बताना कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिनसे ये ज्ञात होता है कि बच्चे ऐसी परिस्थिति में अपना खुद ही ज्ञान जनरेट करें। जैसे शिक्षिका ने श्याम पर अधूरे पहाड़ लिखे हैं और बच्चे उन पहाड़ों को श्याम पट पर लिखकर पूरा कर, नहीं ये भी गलत है। ठीक है, ये तो रटन चीजें होती हैं। कक्षा का सर्वोत्तम छात्र या छात्रा पहाड़ों को ऊंचे स्वर में पढ़, ये भी रटने वाली चीजें हैं। बच्चा एक साथ पहाड़ों का कविता पढ़, ये भी गलत है। बच्चों को हस्त कौशल सामग्री जैसी संख्या के ग्रिड आयताकार सारणियों में व्यवस्थित गीटियां दी जाती हैं और वे उनका प्रयोग कर गुणन के पैटर्न्स खोज सकते हैं। तो ये क्या है, ये स्वयं कर रहा है। तो इस हिसाब से क्या है, ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा, फोर्थ बिल्कुल राइट आंसर है कि वो बच्चा स्वयं ज्ञान का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ग्रिड के द्वारा आयताकार सारणियों को व्यवस्थित करना गिट्टियों के द्वारा है और उन्हीं गिट्टियों से क्या है गुणन का पैटर्न को सीख रहा है, वो खुद ही अपने आप ही कर रहा है इस चीज को। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझेंगे क्या है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर क्या है कि एक सब्जी बेचने वाला 60 रुपये प्रति किलोग्राम क्या पालक बेचता है। सोनू ने 350 ग्राम पालक लिया, जिसके लिए सब्जी बेचने वाले ने सोनू को 21 रुपये यानी 6 रुपये और 3 रुपये लिए। सब्जी बेचने वाले
द्वारा प्रयोग में लाए गए इस गणितीय कौशल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है। यह कौशल गणित कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, मतलब लाभदायक नहीं है। ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीकों को विकसित करने में सहायक होते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। यह गणितीय कौशल अस्पष्ट है, भाई वो अपने दिमाग में रख रहा है। यह कौशल कक्षा में गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए लाभदायक नहीं है, तो लाभदायक होता है तो ये तो गलत हो गया। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या है वो ए है, बिल्कुल ठीक है, यानी कि केवल तीसरा। ठीक है, क्योंकि गणितीय कौशल स्पष्ट नहीं है, तो ये तो स्पष्ट है, क्योंकि उसने क्या काम करा, उसने क्या है, उसको 21 रुपये की बात करें तो 6 और 6 और 6 तो कितने हो गए, 6 और 6 12 और 6 18, और उसने क्या 3 रुपये अलग, तो कितना हो गया 21 हो गया। तो ये जो है उसका जो कौशल है वो स्पष्ट है। ठीक है, और लाभकारी ना लाभकारी होता है, लेकिन ऐसे कौशल गणितीय प्रश्नों को हल करने के लिए वैकल्पिक तरीके को विकसित करने में सहायता करता है। जैसे अगर हम इनको 21 की बात अगर वैसे गुणा भाग करते हैं, ठीक है, लेकिन अलग अलग तरीके से तोड़ के हमने हिसाब लगाया, तो ये क्या हमारा वैकल्पिक होता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है, 21 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? ये क्वेश्चन पूछा गया, सही नहीं है। विद्यार्थियों की त्रुटियों को अनदेखा कर देना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की ओर इशारा उनको प्रेरणाहीन करता है। तो ये तो गलत ही है, स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भैया त्रुटियों को अगर हम नहीं देखेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा बच्चे में क्या कमी है, क्या क्या चीज़ें नहीं सीख रहा। विद्यार्थियों की त्रुटि उनके सीखने की प्रक्रिया के बारे में जानकारी देती हैं। विद्यार्थियों की त्रुटि सीखने, हाँ बिल्कुल ठीक है, कि बच्चा त्रुटि का मतलब ये है कि जैसे मान लो 3 बनाना है, बच्चा 3 बार बार ऐसा बना रहा, तो ये त्रुटि तो है, लेकिन टीचर को इस त्रुटि का पता चलेगा तो वो ऐसा बनाने की कोशिश करेगा, जब भी तो वो लर्निंग आउटकम अच्छा निकलेगा। गणित में त्रुटियां अधिगम का हिस्सा होती है, बिल्कुल ठीक है, ये बात भी ठीक है, मतलब सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। अब इसमें पूछा गया है कि गणित में त्रुटियां शिक्षकों उनके पाठ की योजना बनाने में मदद करती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे मान लो कोई बच्चा मान लो 6 है, तो 6 ऐसे बनता है, लेकिन वो बच्चा ऐसा बनाता है, तो उसमें क्या है, जैसे त्रुटि होती है, जो टीचर है उसमें पाठ योजना में उसमें कैसे उसको पाठ योजना बनाएगा कि वो ऐसे 6 से क्या ऐसे बनाना सीख जाए। तो पूछा गया कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है, तो इस हिसाब से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका जो सही है वो सही है, मतलब सही नहीं है, विकल्प इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या है, ये बिल्कुल ठीक आंसर है, कि ये बात बिल्कुल गलत है कि अनदेखा नहीं कर जा सकता त्रुटि को, क्योंकि वो त्रुटियों से क्या हमें चीजें सिखानी पड़ती हैं। चलिए अगला देखेंगे, आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आकलन के बारे में कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ठीक है, मानक संदर्भित आकलन हमें बताता है कि विद्यार्थी अपने प्रदर्शन में अन्य विद्यार्थी की तुलना में कहाँ खड़ा होता है, ये मानव संदर्भित होता है, ये बिल्कुल ठीक बात है। मानव संदर्भित आकलन निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण में उपयोगी हैं। ठीक है, तो ये भी आप लोग को सही तरीके से मैं बता देता हूं। मानक रुको एक मिनट, ठीक है, अब क्या है, आकलन के बारे में लिखने में कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, अब आगे क्या है, मानक संदर्भित आकलन निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षा में उपयोगी है, तो ये चीजें गलत है, उपचारात्मक में नहीं होगा, क्योंकि मानक संदर्भ का मतलब होता है कि एक बच्चे में अलग अलग तुलना की जाती है, और मानक से अलग मानक दंड में क्या होता है, इसमें ये होता है निपुणता का मूल्यांकन होता है, या देखो इसमें मानक दंड में और मानक अंतर में क्या होता है, इसमें क्या तुलना की जाती है, लेकिन इन मानक दंड है, इसमें क्या एक बच्चे को पहले से स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाता है कि हाँ ये तो तेजी होता है, तो इस तरह से क्या है, इसमें ये गलत चीजें होती है। पूछा क्या है कि कौन सा आकलन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये पीवाई के क्वेश्चन आए हुए हैं, इसको जरा ध्यान से समझेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 23 नंबर है कि अधिक कम, मतलब अधिक और कम, लंबा छोटा, दूरी पर बड़ा छोटा अवधारणाएं होती है। आप लोग ध्यान से समझेंगे कि जब हम छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं, जब बच्चा शुरू में जाता है, तो हम क्या है, ये सब चीज़ें हमें बच्चों को पढ़ानी पड़ती हैं। ठीक है, प्राइमरी लेवल पे, कि हम चार्ट पेपर मिलते हैं सरकार की तरफ से, तो हम चार्ट पेपर दिखाते हैं, छोटा बड़ा ऊंचा नीचा और लंबा चौड़ा मोटा पतला, ये सब चीज़ें बताते हैं। तो उनको क्या है, जब हम गिनती सिखाते हैं, ठीक है, 1 2 3 सिखाते हैं, ABCD, उन चीज़ों को सिखाने से पहले ये चीज़ें सिखाई जाती हैं, ये मोटा है, ये बड़ा है, तो ये क्या है हमारा तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या, महत्वपूर्ण पूर्व संख्या, प्री नंबर अवधारणाएं, नंबरों से पहले की जो अवधारणाएं हैं
वो सिखाई जाती है। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, ए बिल्कुल। तुलना के लिए अस्पष्ट शब्द नहीं है, नहीं विलोम शब्द नहीं, बिल्कुल नहीं, गणित में विलोम शब्द का कोई मतलब नहीं। सीधे शब्दों में अंग्रेजी भाषा विश्लेषण नहीं है, विशेषण ये भी नहीं। तो क्या है, सिर्फ प्री नंबर को हम उनको सिखाने के लिए क्या है, उनको बताए जाएंगे, क्योंकि बड़ा छोटे का ज्ञान हो गया उनको कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, कि जो बड़ा ज़्यादा होता है साइज में उसको बड़ा बोलते हैं, जो छोटा साइज में कम होता है उसको ये बोलते हैं। तो अब जब हमें 1 2 3 4 5 पढ़ाएंगे तो इस बच्चे को ये पता लगेगा कि 3 जो है वो बड़ा है और 1 क्या है, छोटा है। अब हम जो कक्षा 3 या 4 5 की जो किताबें होती हैं उसमें एक गाय चराने वाले की कहानी होती है कि भैया शुरू में गिनती तो आती नहीं थी, लेकिन वो सोचता था कैसे करना। तो उससे कहा कि भैया गेट के सामने से जब गाय निकलेंगी तो तू क्या है, एक एक मतलब टुकड़ा या कोई भी जो कंक्रीट है या कंकड़ है उनको, जैसे एक गाय निकली तो एक निकाल दिया, फिर दूसरी निकली तो दूसरी कंकड़, इसी तरह क्या है सारी कंकड़ इकट्ठी करते रहो। लेकिन जब वो गाय चर के आएंगी तो वापसी जब इस गेट से जाएंगी तो तुम क्या है, एक एक कंकड़ बाहर से अंदर डालते रहना। अगर बीच में मान लो यहाँ बाहर तुम्हारी 2 कंकड़ बच गई तो इसका मतलब तुम्हारी कहीं ना कहीं 2 गाय बाहर रह चुकी हैं। तो यहाँ से क्या है, ये तरीका था उसका शुरू में करने का। तो इस हिसाब से सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। अगर तुम्हें क्लास अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को शेयर भी करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट 24 की गणितीय अधिगम सामग्री। गणितीय अधिगम सामग्री, ठीक है, मतलब गणित को सीखने के लिए जो सामग्री होती है, TLM, ठीक है, TLM की बात करते हैं हम। लेकिन TLM क्या है, सिर्फ गणित का, मैथ के TLM की बात चल रही है, ठीक है, मैथ के TLM की, कि सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षकों की मदद करती है, ठीक है, स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद करती है, निर्देशक देने में शिक्षक की मदद करनी, नहीं, ये गलत है। कक्षा में अधिगम वातावरण का निर्माण करने में मदद करती है। तो ये चीजें क्या है, ये सूत्र के प्रदर्शन में शिक्षक की मदद नहीं, ये भी गलत है। तो इसमें क्या, दूसरा और फोर्थ, ये जो है 2 ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो इस हिसाब से जो हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी क्या है, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि स्वतः अधिगम में विद्यार्थियों की मदद मिलती है, यानी कि TLM से क्या बच्चे खुद भी सीखते रहते हैं। TLM देख लिया, उसे घुमाना शुरू कर दिया तो चीजें सीख रहे हैं। कक्षा में क्या है, अधिगम वातावरण का निर्माण होता है, बच्चों खुश होते हैं इन चीजों से, ठीक है, वहां भी निर्माण होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों को 2/3 और 4/6 के बीच तुलनीय या तुलनात्मक की कल्पना करने में मदद करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या होता है। सिंपल तरीका है भाई साहब, कोई तरीका नहीं है। मैंने अभी 2 मिनट पहले आप लोगों को सवाल बताया था कि जैसे ये बताया था कि इस तरह हम करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारा भिन्न है, तो क्या होता है, भिन्न डिस्क, ठीक है, भिन्न डिस्क से क्या है, भिन्न डिस्क का प्रयोग करेंगे। जैसे मान लो पूरा अपने आप में ये है तो हम कहेंगे आधा है, तो भैया आधा ही हो गया, आधा तो 1/2 ही हो गया। अब पूरी ये बना लिया, हमने कहा कि भैया 4 भाग हैं, 1 2 3, तो ये 1/4 हो गया। तो जितना भी क्या मान लो 15 भाग हैं, 15 कर लिए हमने ऐसे, उनमें से 1 निकालना है, तो हम क्या है भिन्न डिस्क का ही प्रयोग करके भिन्नों को सीखेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है भाई साहब, तो ये आप लोग को रट लेना कि भैया भिन्न को सोल्व करने के लिए हम क्या भिन्न डिस्क का प्रयोग करेंगे। चलिए आगे देखो, ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है, बहुत सारे बच्चों ने पूछा कि ये पता नहीं क्या है। एक शिक्षिका गणित कक्षा में रोल प्ले भूमिका निर्वाह विधि का प्रयोग करती है। वो क्यों करती है, रोल प्ले से क्या बच्चे बहुत ज्यादा चीजें सीखते हैं। रोल प्ले से क्या बच्चे सीखते हैं, रोल प्ले से क्या बच्चे के अंदर के जो विचार होते हैं वो बाहर आते हैं। जैसे मान लो रोल प्ले करना है, कुछ भी रोल प्ले करना है, मान लो किसी भी बच्चे को क्या है सब्जी बेचने वाले का रोल प्ले करना है, तो वहां से क्या चीज अंदर के विचार निकलेंगे कि सब्जी वाले को लेकर उसके क्या विचार होती है। तो बच्चों का मनोरंजन का मतलब नहीं है, और भी खेलने के बहुत सारे कोई विचारों का बहिर्वेशन, ठीक है। तो इसका क्या है सही आंसर क्या है, ये होगा, ठीक है, डिप्रेस द थिंकिंग। तो विचारों को बाहर निकालने के लिए क्या सबसे अच्छी विधि जो होती है वो रोल प्ले विधि होती है, ठीक है, गणित के हिसाब से। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27 है, संख्या बोध विकसित करने में उपकरण सबटाइजिंग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सबटाइजिंग का पहले आप लोग समझो बात को, क्या होती है, उपकरणा बोलते हैं इसको, क्या उपकरणा। सबटाइजिंग का मतलब होता है कि, अच्छा मैं पहले बता देता हूँ कि निम्नलिखित में से, पहले सवाल पढ़ लेते हैं, निम्नलिखित में कौन सा उदाहरण है जो विद्यार्थियों में उपकरणा के कौशल का प्रदर्शित करता है। क्या चीज है, जैसे विद्यार्थी जो 5 लिखता, 5 की पहचान 4 के परिवर्तित के रूप में करता। परिवर्तित मतलब बताया कि भैया 5 है, हमने कहा कि 5 का परिवर्तित क्या आएगा, 4 आएगा। तो क्या स्टेटमेंट गलत है, गलत है, बिल्कुल ठीक है, सबटाइजिंग में नहीं आता है। विद्यार्थी 5 की पहचान करता है कि 4 के परिवर्ती के रूप में है। जैसे मान लो 4 है, ठीक है, तो 4 से पहले क्या 4, ये तो वैसे भी गलत है, ठीक है। तो ये भी, ये होती तो है लेकिन इसके सबटाइजिंग के लिए ये गलत है। विद्यार्थी एक पासा उछालता है और बिना बिंदुओं को गिने यह बताता है सक्षम कर, मतलब यह सक्षम होता है बिना बताए
ये बिंदु को गिने बिना बताए यह सक्षम होता है कि यह 4 है। जैसे मान लो पासा उसने फेंका, उस पासे पे क्या 4 पॉइंट आए, उसने गिने भी नहीं, उसने देखा अच्छा इमेज बन गई तो उन्होंने कहा 4, फिर दोबारा पासा फेंका तो उसके 3 पॉइंट आ गए तो उसने कहा 3 आ गया, ठीक है। दोबारा पासा फेंका तो अब की बार कितना आ गया, मान लो 6 आ गया, तो उसने गिने भी नहीं है लेकिन एकदम कहा छक्का 6 आ गए, जैसे हम लूडो खेलते हैं। लेकिन विद्यार्थी 4 की पहचान में 5 में से 1 निकालने के लिए रूप में करता है, तो ये बात भी गलत है। लेकिन मैं आप लोग को फाइनल बता देता हूं कि अगर इस तरह की बात होती है तो उसको सबिटाइजिंग कहा जाता है। सबिटाइजिंग का मतलब है कि हमने इतना प्रैक्टिस कर लिया कि हम उसको गिनेंगे नहीं, देखने के बाद एकदम तुरंत बता देंगे कि ये 6 है, ये 5 है, ये 7 आया है, ठीक है। तो ये इसको याद रखना है, ये सबिटाइजिंग जो टर्म है वो याद रखनी है आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर क्या है, 28 है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार कक्षाओं के ऊपर किए गए शोध बताते हैं कि लड़कियों को गणित में विशेषज्ञता के योग्य न मानकर उनका काफी व्यवस्थित अवमूल्यन होता है, जबकि वे गणित में अच्छा प्रदर्शन करती हैं। इसका उपयुक्त उदाहरण कारण क्या है, मतलब इसका उपयुक्त कारण क्या है, उपयुक्त कारण क्या है, मतलब जो हमारा जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में उसमें ये बात कही गई है कि हमारे समाज में लड़कियों को गणित पढ़ाने के लिए नहीं बताएगा कि लड़कियों के लिए गणित नहीं होता, लड़कों में गणितीय जमजात क्षमता होती है, ये बात गलत है। गणित में लड़कियों का खराब प्रदर्शन उनके गणित के प्रति प्रचलित भय के कारण होता है। हाँ ये भी क्या है, ये बात भी गलत है, कोई जरूरी नहीं है। गणित अपनी प्रकृति द्वारा ही पुरुष विधान विषय नहीं, ये भी गलत है। समाज के लिंग, हाँ ये ठीक है, समाज के लिंग संबंधी जितनी भी हमारी पूर्व धारणाएं होती हैं या गलत धारणाएं होती हैं वो समाज से ही बन के आती हैं ज्यादातर। इस मान्यता की ओर ले जाता है कि लड़कों के लिए समस्या समाधान की ज्यादा नवीनतम कार्यविधियां उपयोग की थी हैं, इसलिए बेहतर अवधारणाएं समझ लेती हैं। इसका मतलब ये लिंग यानी कि जो हमारा जो ये बताया गया है कि जो समाज में ये बताया गया कि भैया गणित जो है लड़कों के लिए बनता है, लड़कियों के लिए गणित नहीं होता है, ये हमारी जो समाज की जो धारणाएं होती हैं, गलत धारणाएं जो होती हैं वो सब हमारे समाज से ही आती हैं, ठीक है। तो सही आंसर कितना, ऑप्शन नंबर क्या है, डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जरा ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 29 है कि कक्षाई शोध यह दर्शाते हैं कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षा में जो अन्य विषय में पढ़ते हैं। अच्छा, कक्षाई शोध यह दर्शाता है कि अधिकांश विद्यार्थी गणित को उसी कक्षाओं में जो अन्य विषय पढ़ते हैं उससे सबसे अधिक कठिन मान समझते हैं। मतलब जैसे भैया वो एक ही कक्षा है, उसमें इंग्लिश भी पढ़ाई जाती है, ईवीएस भी पढ़ाया जाता है, गणित भी, लेकिन क्या है गणित को सबसे ज़्यादा हार्ड माना जाता है। गणित की प्रकृति का निम्नलिखित में से कौन सा पहलू इस भय को बढ़ाता है, मतलब सबसे ज़्यादा गणित का डर, गणित में जो डर होता है बच्चों को, वो ऐसा क्या पहलू है या ऐसा कोई कारण क्या है जिससे कि लोगों को गणित से भय लगता है। 4 ऑप्शन दिए हुए आपको बताना। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति, हाँ ये बिल्कुल सही बात है, अमूर्त प्रकृति, हाँ ये ठीक है। वैसे तो गणित का विस्तृत ज्ञान भंडार, नहीं ये बात गलत है। गणित में दिए गए प्रश्नों के अनेक उत्तर होने की व्याख्या, नहीं ये भी गलत है। गणित में किसी समस्या का समाधान करने के लिए कई अलग अलग प्रणाली की व्यापक, नहीं ये भी गलत है। हमें तो गलती बतानी है ना, भय क्यों होता है बच्चों को, हमें तो क्या बताना है, भय बताना। तो भय क्यों होता है, वो ये होता है कि गणित कोई देखी तो जैसे ईवीएस है उसमें पेड़ वगैरह दिख जाते हैं, तो गणित में कोई चीजें दिखने की तो होती नहीं, तो वो क्या है, जो चीजें नहीं दिखती एब्स्ट्रैक्ट होती हैं, तो वो क्या है, अमूर्त प्रकृति होती है। इसी वजह से क्या है, गणित से हमें सबको डर लगता है, यही अवधारणा है। गणित में प्राथमिक अवधारणाओं की अमूर्त प्रकृति है, हाँ ये बिल्कुल ठीक आंसर है। आप लोगों को मैं गारंटी बताता हूँ आज की क्लास से आप लोग को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही हम डेली एक PYQ एक साल का, मतलब पिछले सालों का अलग अलग, जैसे 2023 का था, 22 का, 21 का, इस तरह से हम पिछले 10 सालों के पेपर का मैथ हम कराएंगे। और मैं गारंटी के साथ देता हूँ CTET सिर्फ PYQ का करने का फंडा होता है और कुछ नहीं होता है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 के अनुसार देश भर में विभिन्न विषयों में ओलंपियाड और प्रतियोगिताएं होंगी। भाई NEP 2020 के अनुसार कहा गया है। इससे क्या फायदा मिलेगा, इससे ये फायदा मिलेगा कि जो ओलंपियाड और प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उनको क्या मिलेगी, मजबूती मिलेगी, तो वो क्या है, मजबूत होंगी। तो इसके क्या है सही आंसर कितना, इसका ऑप्शन नंबर क्या है, सी बिल्कुल ठीक आंसर। ये आंसर तो बिल्कुल फ्री का दिया है, कम से कम हर एग्जाम में जैसे 30 क्वेश्चन है, इन 30 में से कम 5 क्वेश्चन तो ऐसे मिलेंगे जो फ्री के, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, लॉजिक से करने डायरेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास ये थी। आप लोगों को आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न विद प्रदीप सर, तो आप लोग क्या है चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना। और उन लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारा यूट्यूब चैनल है, जो लोग मैथ में थोड़े कमज़ोर हैं। क्या है, मैथ में जो कमज़ोर बच्चे हैं उनके लिए तो आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि बहुत बेसिक चीज़ों से मैं पढ़ाऊँगा।
वो चीज़ें भी पढ़ाऊंगा, जैसे 2 और 2 + 4 होते हैं, तो भैया उनको भी कैसे कैसे ये चीज़ें आसान चीज़ें भाषा में बताऊंगा। बहुत चीज़ें जैसे भिन्न के बारे में, दशमलव के बारे में बच्चों को नहीं पता हो, जिसका मैथ बैकग्राउंड है ही नहीं, लेकिन मैथ तो 30 नंबर का आएगा, लेकिन उसको कैसे सोल्व करना। बहुत सारे बच्चे होते हैं 30 नंबर का मैथ आएगा तो सोचते हैं 30 में से 15 नंबर मैथ पेडागोजी होगी, भैया उसे पढ़ के कर लेंगे, लेकिन जो 15 नंबर का जो बचा हुआ उसको भी तो करना पड़ेगा। मान लो किसी वजह से पेडागोजी हार्ड आ गई और ये वाले 15 आसान आ गए तो फेल हो जाएंगे। इसीलिए क्या, मेरा यूट्यूब चैनल आप लोग के लिए ये हेल्पफुल रहेगा, ये बेफिक्र रहना, ठीक है। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर आप लोग लिख सकते हैं। मेरे को 1 मिनट व्हाट्सअप नंबर लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। आप लोग व्हाट्सअप नंबर पे ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे, और ऐड होने के बाद क्या है, आप लोग क्या है, ग्रुप में जुड़ जाएंगे। मेरा नंबर है 99 17 93 54 64 है, ठीक है। आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप पे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद।